हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और सर्कल चैप्टर चल रहा है आपका। आई थिंक लंबा खिंच गया, थोड़ा सा खत्म कर देंगे। आई थिंक एक या दो वीडियो में, एक दो क्या, आज के एक वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में ही सर्कल चैप्टर फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पकड़ेंगे, बोर हो गए सर्कल से। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरम 10.8। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है, तो हम इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, बेसिकली प्रूफ। ठीक है, तो पहले थ्योरम पढ़ो। थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम ये कह रही है the angle subtended by an arc at the center is doubled the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। समझ आई तुम्हें? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ये वर्ड आपके लिए शायद है। आर्क क्या होता है? आर्क अभी बताता हूँ। arc the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो ये आर्क देखो, कुछ चीजें हैं। आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब चीज़ें आप डिटेल में टेंथ में पढ़ोगे। टेंथ में आपका एक चैप्टर होता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर बहुत जल्दी किसी को, तो टेंथ में मैंने पढ़ा रखा है, ये पढ़ लो आप सारी चीज़ें एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में। क्या आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पर मैं बिल्कुल हल्का सा बताऊंगा तुम्हें, जितना जरूरत है इस थ्योरम को समझने के लिए। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है, टेंथ क्लास में आपके आने ही वाला है ये। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल नाम का चैप्टर है, उसमें जाके आप देख सकते हो। अगर आपको देखना है यूट्यूब पे जाके, वीडियो मैंने बना रखी है, देख लेना। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे, थ्योरम 10.8। तो थ्योरम ये कह रही है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो पहले मैं आर्क एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें जल्दी से। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अभी सिर्फ आर्क आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आसान भाषा में, फिर थ्योरम पे आएंगे। तो ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर होता है। सेंटर ये ओ मान लो। उसके बाद आपको ये तो चीज़ पता है कि सेंटर से जो लाइन ये सर्कल की बाउंड्री तक जाती है उसको रेडियस बोलते हैं। तो ये सेंटर से ये लाइन तक जा रही है, तो ये रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस का आर नाम दे दिया हमने, और ये भी रेडियस हो गया आर। तो ये जो बनी है ना, ये जो पिंक कलर की बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इसको? आर्क। ये जो पिंक कलर से मैंने बनाई ना, ये इसको ही बोलते हैं आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। समझ गए ना आर्क क्या होती है? तो ये जो छोटी वाली पिंक कलर से बनी है इसको बोलेंगे माइनर आर्क। ये सब डिटेल में है, आपको बताऊंगा। ये छोटी है माइनर आर्क। तो ये दो रेडियस के बीच में जो लाइन है, ये दो रेडियस ऑरेंज कलर से, इसके बीच में ये जो सर्कल की बाउंड्री से जो बन रही है, इसको बोलते हैं आर्क। और ये अगर मैं बनाऊं, ये ब्लू वाली, ये भी तो आर्क है, पर ये माइनर आर्क है, छोटी वाली पिंक वाली, और ये ब्लू वाली को बोलते हैं मेजर आर्क। ये 10th की चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो ये जो ब्लू वाली है, ये भी तो, ये जो दो रेडियस की लाइन है उसके बीच में ही तो है। ये देखो, ये दो रेडियस की लाइन है, उसके बीच में ही तो है ये। तो इसको बोलते हैं हम, ये ब्लू वाली को मेजर आर्क, मेजर आर्क। और जो रेडियस से जो छोटी वाली पिंक वाली बनी, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। समझ आएगी आर्क क्या होता है तुम्हें? बस इतना समझ लो भी, अब डिटेल में नहीं जाना। अब आते हैं हमारी थ्योरम पे। तो मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। आर्क डिलीट कर रहा हूँ, आपको समझ आ गया क्या होता है? ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी रिमेनिंग पॉइंट। मतलब जैसे मान लो ये आपका सर्कल है, व्हाइट कलर से बना लेता हूँ। ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, ये सर्कल है, सेंटर ओ मान लिया। तो मान लो ये रेडियस है आपका, ठीक है, रेडियस है आपका। तो ये आर्क है, ये जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ ये आर्क है। दो रेडियस के बीच में ये जो सर्कल की बाउंड्री है, इसको बोलते हैं हम आर्क। तो ये एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क जो सेंटर पे जो एंगल बना रही है, सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? ये वाला एंगल बना रही है, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से करा। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो ये वाली जो, इसको ऑरेंज ही कर देता हूँ ताकि आपको कलर कोडिंग हो जाए। तो ये वाली आर्क, ऑरेंज वाली आर्क सेंटर पे ये वाला ऑरेंज वाला एंगल बना रही है, ठीक है। और अगर ये आर्क कहीं और एंगल बना रही है, तो सेंटर में बन गया। अब कहीं और अगर बनाती, मान लो यहां बना रहे हैं, ये ऊपर, ये वाला एंगल, ये पिंक वाला एंगल, ये इसी आर्क से बना है ना। देखो, ये इसी आर्क से जोड़ के ये ऊपर पिंक वाला एंगल बना, ये ऑरेंज वाला एंगल बना। जो ऑरेंज वाला एंगल है ये किस पे? सेंटर पे। और ये पिंक वाला एंगल कहाँ है? कहीं रिमेनिंग पार्ट, ये जो सर्कल का रिमेनिंग, जरूर नहीं यहाँ, कहीं और भी हो सकता था। मान लो यहाँ बना देता है, ऐसे यहाँ भी बन सकता था, कहीं भी, कहने का मतलब। तो ये आपका कहीं बना। तो ये थ्योरम ये कहती है कि जो सर्कल के, जो आर्क का जो सेंटर पे जो एंगल बना है वो डबल होता है जो कहीं और बना है। कहने का मतलब, जैसे मैं तुम्हें नंबर में समझाऊं, अगर मान लो ये वाला एंगल 15 डिग्री है, तो ये डबल होगा सेंटर वाला, ये 30 होगा। ये कह रही है थ्योरम। बात समझ में आ गई थ्योरम की? कि जो आर्क जो एंगल सेंटर पे बनाती है वो डबल होता है
वही आर्क अगर कोई एंगल कहीं और बनाती है उसके मुकाबले में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये कहीं और बना हुआ है, तो जो सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है ये इसका डबल होगा, यानी कि 60 डिग्री। अगर ये मान लो ये 40 होता, मान लो ये 40 होता कहीं और जो बना हुआ है, तो सेंटर पे उसका डबल होगा, तो 40 का डबल क्या होता है 80, तो ये 80 हो जाएगा। ये है इस थ्योरम का मतलब। तो अब इसको पढ़ो, अब समझ आएगा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल। समझ आ गई थ्योरम? अब हम इसका प्रूफ देख लेंगे। अब ये जो डायग्राम है ना, ये 3 कंडीशंस में बन सकते हैं। बात वही रहेगी, लेकिन 3 तरह के डायग्राम बन सकते हैं। आप किसी भी डायग्राम से बना के थ्योरम अपनी प्रूव कर सकते हो। मैं तीनों डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, तीनों डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। समझ आ गया ना थ्योरम आपको? 3 डायग्राम कैसे बनेंगे देखो। पहला सर्कल, मतलब तीनों डायग्राम अलग अलग हैं, वही है, बात वही, ये अलग नहीं है, बस अलग अलग तरीके से बना रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो अभी हमने देख लिया, वही बना रहे थे। तो ये आपका सेंटर है, इसको ओ मान लेंगे। तो सेंटर पे जो ये एंगल बन रहा है, नाम देते हैं ये पी है, ठीक है, इसका नाम देते हैं क्यू है। और ये जो सेंटर ये कहीं और जो बन रहा है, इसका नाम दे देते हैं ए नाम दे देते हैं, ए नाम, ठीक है। तो मतलब ये क्या थ्योरम क्या कह रही है कि जो पी ए क्यू है, ये जो पी ए सॉरी ये जो पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू वाला बड़ा होता है ना, सेंटर वाला डबल होता है, लिखा ना सेंटर इज डबल्ड। तो ये जो पी ओ क्यू यानी ये वाला एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल इसके पी ए क्यू के, जो कहीं और बना हुआ है पी ए क्यू के। तो एक तो ऐसे बनेगा डायग्राम, में बीच में लाइन खींच देता हूँ ताकि अलग दिख जाए। एक ऐसे बनेगा, एक कैसे बन सकता है सोचो। ये सर्कल है, बीच में सेंटर है, तो इस बार ऐसे है आर्क, मान लो ये भी आर्क है ना, ये भी आर्क है। अब इस बार कैसे बनेगा, ये जो लाइन है, ये वाला एंगल देख लो कैसे बन रहा है। एक तो ऐसे सेंटर, ये आर्क है ना, ये वाली आर्क, जैसे अभी इस किस आर्क ने बनाया था, इस वाली आर्क ने, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इस वाले आर्क ने यही एंगल सेंटर पे बनाया, और इसी डार्क जो करा है उसी से ये एंगल कहीं और बना, तो वो सेंटर वाला डबल होता है, ये हमने दिखा दिया। अभी ये बीच में लाइन खींच दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है, पर आर्क ये बड़ी हो गई, सेमी सर्कल सी बन गई आर्क, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये आर्क सेंटर पे बना रहा है, ये आर्क जो मैंने डार्क की है सेंटर पे बना रही है, और यही आर्क अगर ये वाला एंगल यहाँ बनाए तो कितना होगा। तो इसका भी नाम दे दो P और Q, और इसका नाम दे दो A। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो P ये उसका O है सेंटर, तो जो P O Q है सीधी लाइन है, और सीधी लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो जो P O Q है, P O Q सीधी लाइन पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है। बात वही है कि जो आर्क डार्क वाली आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया वो डबल होता है कहीं और के, तो कहीं और वाला एंगल ये है P A Q। तो यहाँ पर भी बात वही है कि P O Q इज इक्वल टू डबल ऑफ P A Q। अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई हमेशा जो सर्कल होता है ना, उसके सेमी सर्कल यानी सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री होता है। ये आपको एक थ्योरम की तरह या कॉन्सेप्ट की तरह आप याद कर सकते हो कि कोई भी सर्कल है वो ये सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये सेमी सर्कल है क्योंकि सेंटर से लाइन गुजर रही है, तो ये ऊपर वाला सेमी सर्कल है, तो उसके अंदर ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होगा, और ये जो सीधी लाइन है वो एंगल 180 डिग्री होगा। तो आप देख लो ये डबल हो गया, 90 का डबल 180 डिग्री हो गया, ये वाला 90 होगा, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि सेमी सर्कल में जो भी ट्राइंगल बनता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सेमी सर्कल में ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होता है। मतलब कहने का मतलब ये जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है ना ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तभी तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये बीच वाला हम कॉन्सेप्ट ये पढ़ ही रहे हैं कि जो सेंटर पे जो होता है वो उसका डबल होता है, तो ये 90 है तो ये 180 है। और आप वैसे भी देख सकते हो कि ये सीधी लाइन है और सीधी लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये 3 बस फिगर है कॉन्सेप्ट ये पहला फिगर, इसमें भी वही बात कह रहा है कि पी ओ क्यू डबल है, पी ओ क्यू की मतलब जो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होती है कहीं और के। यहाँ पर भी वही बात की, बस दूसरे फिगर से समझाने की कोशिश करी। अब यहाँ पर तीसरे में भी वही बात कहेगा, किसी और तरीके की फिगर से समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो भी देख लो जल्दी से। तो तीसरे टाइप का फिगर यही चीज बताएगा, बस तीसरे टाइप का फिगर क्या होगा, ये बीच में हम सेंटर बना देते हैं, सर्कल है तो बीच में सेंटर होगा भाई, व्हाइट कलर से बनाएंगे, ये सेंटर बना दिया मैंने ओ। तो इसमें क्या बनाएंगे हम, मान लो ये आपकी आर्क है और ये पी ओ क्यू एंगल बना दिया, ऐसे बन रहा है इस बार एंगल पी एंगल, पी और ये क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू बन गया। और ये कहीं और बन रहा है वाला पी ए क्यू। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि जो पी ओ क्यू वाला जो एंगल है, पी ओ क्यू ये पी ओ क्यू वाला जो एंगल है, पी ओ क्यू वाला जो एंगल है वो डबल होगा, क्योंकि पी ओ क्यू वाला एंगल सेंटर पे है, वो डबल होगा कहीं और वाला एंगल यानी ये वाला एंगल के,
पी। तो ये तीसरा फिगर है। कहने का मतलब सेम थ्योरम को हम 3 फिगर से दिखा सकते हैं। अब हमें इसका प्रूफ करना है तो हम कोई से भी एक फिगर से कर लेंगे, बाकी सारी चीजें आप दोनों में भी सेम कर सकते हो। ठीक है, सारी चीजें सेम चलेगी। तो हम इस वाले फिगर से इसको प्रूव कर देते हैं, ये वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस वाला किसी पे भी आ सकते हैं, पर ये वाला फिगर थोड़ा सा कॉमन सा है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि भाई ये सेंटर पे जो एंगल है ये डबल होगा कहीं और वाले एंगल से। मतलब फॉर एग्जाम्पल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एंगल अगर 10 है तो ये सेंटर वाला एंगल इसका डबल होगा 20 डिग्री। ठीक है, याद रखोगे ये बात। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं, जल्दी से प्रूव कर लेते हैं। तो मैं फिगर बना रहा हूँ आपके सामने, ये बन गया फिगर, ये सर्कल, ये बीच में सेंटर O, और ये वाला एंगल इसको P मान लो और इसको Q मान लो, और ये कहीं और जो बन रहा है सेंटर के अलावा वाला एंगल इसको A मान लिया, A। ठीक है, और हमें पता है ये POQ है, ये P है, Q है। तो हमें क्या प्रूफ करना है भाई हमारी थ्योरम के हिसाब से? टू प्रूफ, हमें थ्योरम के हिसाब से क्या प्रूफ करना है कि POQ, एंगल POQ डबल है PAQ के। यही तो प्रूफ करना है ना, मैं थ्योरम यही कह रही है हमें। तो यही प्रूफ करना है कि भाई जो सेंटर पे जो एंगल बनता है आर्क से, कौन सी आर्क है ये वाली आर्क से, ये वाली आर्क एंगल बना रही है ना, एक सेंटर पे बना रही है, एक कहीं और सेंटर के अलावा कहीं और। तो थ्योरम ये कहती है कि सेंटर वाला एंगल डबल होता है कहीं और वाले एंगल के। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि POQ इज इक्वल टू डबल ऑफ PAQ, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करते हैं भाई। तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करना है? छोटा सा, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ही करना है कि जो A से हम लाइन लेंगे और ऐसे आगे तक ले जाएंगे O को टच करते हुए, ऐसे A से ऐसे लाइन ली मैंने, खींच दी, O से चलते हुए ऐसे यहाँ तक, मान लो इसका नाम दे दिया B। और बड़ी कर देता हूँ थोड़ी सी, अच्छे से दिखे ये वाली। ये कंस्ट्रक्शन मैंने कर ये सेंटर से पास करवाओ यार, हो रहा है मुझे। हाँ, ये लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी। क्या कंस्ट्रक्ट किया? जॉइन AO एक्सटेंडिंग टू B, जॉइन AO, ये AO को ज्वाइन किया एक्सटेंडिंग टू B तक, जॉइन AO एक्सटेंडिंग टू B। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हमें ये प्रूव करना है, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, अब आपको एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ट्राइंगल की, तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता दूं। इस थ्योरम को तो हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं, पर एक छोटी सी एक और प्रॉपर्टी, जब भी कोई ऐसे ट्राइंगल होता है ना, ये ट्राइंगल है मान लो A, और क्लियर बना देता हूँ तो तुम बहुत जल्दी होते हो 9th क्लास के छोटे बच्चे। ABC है, ट्राइंगल है। तो एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की कि अगर मान लो इस C लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड करूँ, और ये एक्सटर्नल, ये ABC तो ट्राइंगल है और ट्राइंगल के बाहर वाला है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। भाई ट्राइंगल के बाहर है ना ये एंगल C, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। क्या नाम होता है इसका? बाहर है ट्राइंगल ABC के, जो बाहर वाला एंगल है ये, किसी एक पॉइंट को हमने, चाहे A को, अगर A को करा होता ऐसे एक्सटेंड तो ये वाला बाहर कहलाता, ऐसे B से एक्सटेंड किया तो ये वाला बाहर कहलाता। ये सब क्या कहलाते हैं? एक्सटीरियर एंगल। तो हमने C वाली लाइन को आगे तक बढ़ाया और ये जो एंगल बना है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में लगेगी, थ्योरम में लगेगी वो, इसलिए पहले यहाँ साइड में समझा रहा हूँ तुम्हें। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना ट्रायंगल का, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब अगर मान लो ये एंगल आपका मान लो x है, ये एंगल x है, और ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है मान लो, तो ये x की वैल्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होती है। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये देखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा? x। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये अपोजिट वाला एंगल 1 और 2 के सम के बराबर होगा, ये आपकी प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल के जो होता है वो इंटीरियर एंगल, जो ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल होता है उनके सम के बराबर होता है, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर। ये वाली प्रॉपर्टी समझ आ गई तुम्हें? तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी, इसलिए समझाई मैंने तुम्हें यहाँ पर। वैसे 9th क्लास में आपको आ जानी चाहिए थी अब तक। तो जब मैंने ये AO को B तक एक्सटेंड किया, अब आप एक ट्राइंगल पे फोकस करो, जो मैं ट्राइंगल दिखा रहा हूँ आपको, ये ऑरेंज कलर से जो मैं ट्राइंगल दिखा रहा हूँ इस पर फोकस करो। कौन सा ट्राइंगल है ये? AOB ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको? AOB नहीं, AO, ये देखो ना AOQ, ये जो ऑरेंज ट्राइंगल मैं दिखा रहा हूँ AOQ, इस पे फोकस करो AOQ। तो ये जो आप देखोगे ना ये ऑरेंज वाला ट्राइंगल, तो इसमें ये जो एंगल है कौन सा एंगल? BOQ को देखो,
बी ओ क्यू के ऊपर फोकस करो, ये वाला एंगल, ये बी ओ, ये जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला एंगल बी ओ क्यू। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ऑरेंज वाला आपका ट्राइंगल है ए ओ क्यू, इसका वही तो है एक्सटर्नल जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये ट्राइंगल का एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी उस ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल है उसके सम के इक्वल होता है। तो वही चीज आप यहाँ लगाओगे, ये जो एंगल है बी ओ क्यू, पहले तो हम एंगल बी ओ क्यू, ये बाहर वाला एंगल ये बी ओ क्यू, ये बराबर होगा इसके ए यानी कि ओ ए क्यू के, ओ ए क्यू के प्लस ये वाला यानी कि ए क्यू ओ, ए क्यू ओ। वही वाली प्रॉपर्टी लगाई जो अभी समझाई थी। ये ट्राइंगल ऑरेंज वाले ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, और इस ये बी ओ क्यू, ये बी ओ क्यू एक्सटीरियर एंगल है, और ये बराबर है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो ये वाला यानी कि ओ ए क्यू, और एक ये वाला यानी कि ए क्यू ओ। यहां तक बात को यहां समझ आ गया? अच्छा जी, अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला ये जो लाइन है ओ ए, ये रेडियस है, ये जो मैं भी डार्क कर रहा हूँ, और ये ओ क्यू ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल ही होगा। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल्स टू ओ क्यू, लिख दो यहाँ पर रेडियस, रेडियाई दोनों रेडियस है, ओ ए इक्वल्स टू ये क्यू, ठीक से लिखो यहाँ पर ओ और क्यू में कंफ्यूजन हो। तो ये ओ ए और ओ क्यू दोनों रेडियस है, तो इक्वल है। उसके बाद अब आप ध्यान रखो, ये दोनों रेडियस इक्वल है, और ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पे फोकस करो, ऑरेंज वाले पे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, ये सारी बातें ट्राइंगल ओ ए क्यू के रेस्पेक्ट में चल रही है। तो इस ट्राइंगल ओ ए क्यू में ऑरेंज जो मैंने करा है, इसमें ये ओ ए और ओ क्यू इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है। और आपको एक और फिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सब कनेक्टेड है यार, देखो इसलिए दिक्कत आती है, सारी चीज कनेक्टेड है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्राइंगल की, कि अगर ये दो साइडें इक्वल है, जैसे ये जो डार्क की ये और ये डार्क, ये दोनों साइडें अगर इक्वल है, तो ये जो एंगल बनाती है, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये इस वाली साइड ने बनाया एंगल 1 और ये इस वाली साइड ने बनाया एंगल 2, तो ये भी इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कहने वाला अगर साइड इक्वल होती है तो वो जो एंगल बनाते हैं वो भी इक्वल होगी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो वही मैं बस बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ क्यू दोनों रेडियस इक्वल है, तो ये वाला एंगल यानी कि ओ ए क्यू बराबर है ओ क्यू ए के, ये वाले एंगल के। भाई ये इस वाली लाइन ने ये वाला एंगल बनाया, इस वाली लाइन ने ये वाला एंगल बनाया, ये दोनों लाइन इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ओ ए क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू ए, ओ क्यू ए। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, अब ये बी ओ क्यू क्या है, ओ ए क्यू प्लस ओ ए क्यू प्लस ए क्यू ओ, ये दोनों चीज सेम है, ए क्यू ओ, इसको ए क्यू ओ जो मैंने लिखा है और ये ओ क्यू ए जो लिखा है दोनों सेम ही है, चाहो तो इसको भी ए क्यू ओ लिख लो या ओ क्यू ओ लिख लो, ये दोनों सेम ही, ध्यान से देखो ना, ए क्यू ओ ये इसी एंगल की बात हो रही है। तो अब ये बी ओ क्यू कह रहा है कि ये दोनों एंगल के सम के बराबर है, और मैंने कह दिया कि ये और ये एंगल ये इक्वल है, ये प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये जो बी ओ क्यू है, ये जो बी ओ क्यू है, ये ट्वाइस ऑफ कोई सा भी एक एंगल ले लो इनमें से, ट्वाइस ऑफ ए ओ ए क्यू का कोई सा, चाहिए ये ले लो, चाहिए ले लो, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो दो मैं लिख देता हूँ और एक ही एंगल ले लेता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ ओ ए क्यू, ओ ए क्यू ये मैंने लिख दिया। बात समझ में आ गई? तो ये इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में आया था। अब ध्यान रखो, अब ये मैंने आधा काम किया है, अब यही काम आप इस वाले एंगल से भी कर सकते हो, और इस बार आप ट्राइंगल ये ले सकते हो जो मैं पिंक कर रहा हूँ, पिंक करता हूँ, बोल रहा पिंक हूँ, दिखा रहा ग्रीन हूँ, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ ये वाला यही सेम चीज जो अभी हमने यहाँ की, वो आप ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, कौन सा, ओ, ये वाला बी ओ पी के, इस बार बी ओ पी, जैसे इस बार पहले एक्सटीरियर एंगल हुआ था बी ओ क्यू, ये रहा, इस बार एक्सटीरियर एंगल जाएगा बी ओ पी के। तो ये इसी चीज हम वापस करेंगे, ये रेडिया होगा, ओ ए और ओ पी रेडियस हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस बार हम क्या लिख सकते हैं, इसी के बिल्कुल रेफरेंस में अगर इस वाले ट्रायंगल में हम काम करें, तो बी ओ पी बराबर किसके होगी, इस बार हमने करा ओ ए क्यू, इस बार हम करेंगे ओ ए पी, तो ये बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ओ ए पी के। इसको इक्वेशन 2 मान लो। समझ रहे हो ना, जो ये काम मैंने यहाँ किया इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल में, यही पिंक वाले ट्रायंगल में करोगे, ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, फिर ये दोनों इसके इक्वल के बराबर होंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल के, फिर ये ओ ए और ओ पी रेडियस से बराबर होंगे, फिर उसके बाद हम ये बता सकते हैं। तो इसी से मैंने इससे ले लिया, तो ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो, सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, ऐड 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो इनको मैं ऐड कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 and 2।
तो बी, ये लेफ्ट साइड वाले को पहले ऐड करो, तो बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी, तो देख लो बी ओ क्यू बी ओ पी पूरा हो जाएगा, जो मैं अभी ब्लू कर रहा हूँ, यानी कि पी ओ क्यू हो गया। इन दोनों को जब ऐड किया मैंने तो ये पी ओ क्यू के बराबर हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी ओ क्यू। लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैंने ऐड किया तो पी ओ क्यू बन गया। राइट हैंड साइड वाले का ट्वाइस ऑफ ओ ए क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ ओ ए पी। तो ये पहले तो आप ये देखो ट्वाइस इनमें से कॉमन, मैं बस इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ट्वाइस मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो ये ओ ए क्यू और ओ ए पी क्या बनेगा, जैसे हमारा बी ओ क्यू और बी ओ पी बन गया, पी ओ क्यू बन गया ना पूरा ये। तो ऐसे अब मैं ये येलो कलर से डार्क करके बता रहा हूँ आपको, ओ ए क्यू ये रहा, ओ ए क्यू ये रहा, येलो कलर से दिखाता हूँ, ये रहा ओ ए क्यू ये रहा, और ओ ए पी ये रहा। तो ये पूरा क्या बन गया, ये पी ए क्यू बन गया। ये मतलब ओ ए पी और ओ ए क्यू मिलके, ये रहा ओ ए पी और ओ ए क्यू मिलके क्या बना, पी ए क्यू। तो ये अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं पी ओ क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, इन दोनों को मिला के क्या बना, पी ए क्यू। पी ए क्यू हमने यही तो प्रूव करना था, पी ओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू। कर दिया ना प्रूव हमने, हेंस प्रूव्ड। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर ध्यान से समझोगे तो चीजें समझ आ जाएगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप बैक जाके दोबारा सुनो, अगर कंफ्यूजन हो किस चीज पे तो दोबारा जाके सुनना। मेरे वर्ड्स को गौर से सुनोगे ना, मैंने वर्ड्स पे फोकस किया है, एक एक चीज ध्यान से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप वर्ड्स को समझोगे तो समझ आ जाएगा, पीछे 2-3 बार रिपीट कर लेना किसी कॉन्सेप्ट पे अगर फंसो तो, ठीक है। और अगर उसके बाद भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्लियर करूंगा। अच्छा जी, ये हो गई थ्योरम 10.8, इसका तो प्रूफ हमें पढ़ना था। अब कुछ थ्योरम्स है जिनका प्रूफ नहीं है लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं। उनका प्रूफ नहीं है लेकिन उनको आपको समझ आनी चाहिए कि वो होती क्या है थ्योरम्स, तो वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है थ्योरम 10.9। थ्योरम 10.9 के लिए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आपको दिख रहा है, सेगमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया अभी जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई ना, मैंने कहा ये आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब 10th में आपके डिटेल में है, पर यहाँ पर जितना आपको समझना चाहिए उतना मैं समझा देता हूँ। 10th में एक चैप्टर होता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें ये सब डिटेल में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अभी इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा देता हूँ कि सेगमेंट होता क्या है। सेगमेंट होता क्या है, तो जैसे मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, बीच में सर्कल का सेंटर तो हो गई, तो ये सर्कल है। तो अगर मान लो मैं ऐसे कॉर्ड बनाऊँ, ये कॉर्ड बना दी मैंने, ये कॉर्ड बना दी ए बी। कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काट रही है, देखो 2 पॉइंट पे काट रही है ना, ए और बी, तो ये कॉर्ड है। तो मान लो किसी सर्कल में मैंने कॉर्ड बना दी, तो अभी सर्कल को मैंने 2 भाग में बांट दिया। सेगमेंट बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है, मतलब 2 टुकड़ों में बांट दिया। कौन से हैं वो 2 टुकड़े, एक तो ये ऊपर वाला ए बी लाइन के ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला एरिया है, तो सेगमेंट 1 ये हो गया, ये ऊपर वाला जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ सारा, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया सेगमेंट 1 हो गया। और एक छोटा वाला ये जो मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ, तो ये सेगमेंट 1 है, ये एक सेगमेंट है, और ये नीचे वाला एक और सेगमेंट है, तो इसी को सेगमेंट बोलते हैं। बस ये सेगमेंट समझ आ गया तुम्हें, सर्कल में क्या होता है, तो यह है सेगमेंट। अच्छा जी, अब मैं सेगमेंट आपको समझा दिया, अब मैं आपको थ्योरम पे आ जाता हूँ। थ्योरम कह रही है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो आप समझ गए अब कि एक सेगमेंट के अंदर जो भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बी है, तो मैं ऊपर वाले सेगमेंट में ही एंगल बनाता हूँ। जैसे ये एक एंगल बनी ऊपर वाले सेगमेंट में बना रहा हूँ ना मैं, ये ए बी के नीचे सेगमेंट 1 है, नीचे वाला अभी एक्सप्लेन किया ना मैंने, दो हिस्सों में इस कॉर्ड ए बी ने बांट दिया, तो ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ऊपर वाले में जितने भी एंगल होंगे वो इक्वल है। मान लो ये एक एंगल बनाया मैंने, इसका नाम दे दिया एंगल 1, ये दूसरा एंगल बनाया मैंने, इसका नाम दे दिया एंगल 2, मान लो ये तीसरा एंगल बनाया मैंने, इसका नाम दे दिया एंगल 3। तो कहने का मतलब ये थ्योरम ये कह रही है कि जो सेम सेगमेंट में एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये ऊपर वाले सेम सेगमेंट में एंगल है, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये सब क्या है, इक्वल है। समझ आ गया थ्योरम, तो बस इतनी थी थ्योरम 10.9। अब नेक्स्ट चलते हैं 10.10 थ्योरम क्या कहती है वो देख लो। थ्योरम 10.10 पढ़ो, पढ़ने में बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाऊंगा, पहले आप पढ़ लो इसको, है ना। थ्योरम कह रही है इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स at 2 other point lying on the same side of the line containing a line segment, the 4 points line on a circle that is they are concyclic। बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रही है। जैसे मान लो ये रहा सर्कल आपका, तो अभी मैंने आपको बताया सर्कल में बीच में सेंटर है, मान लो इसका नाम O दे दिया, और मान लो ये कॉर्ड है, अभी मैंने बताया ना आपको एरिया इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये मान लो ये कॉर्ड है AB,
और इसी सेगमेंट में हमने दो एंगल बनाए, एक एंगल ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, एक एंगल ऐसे बना दिया मैंने, और एक एंगल इसी सेगमेंट में मैंने ये ऐसे बना दिया, ठीक है। मान लो इसका नाम दे दिया मैंने डी, इसका नाम दे दिया मैंने ई, ये वाला पॉइंट का नाम मैंने डी दिया और ये वाले पॉइंट का नाम मैंने ई दिया। ये बात समझ में आ गई। सेम सेगमेंट में ये दोनों एंगल इक्वल तो हैं, ये तो हमें पता ही है, ये बोल भी रखा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑब्टेन इक्वल एंगल एट 2 अदर लाइन ऑन द सेम साइड। ये कह रहा है कि कौन साइक्लिक के 4 जो पॉइंट है, अब 4 पॉइंट कौन से, देखो ये पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, ये डी और ये ई। तो ये जो चारों पॉइंट है ना, ये कौन साइक्लिक होते हैं जब भी हम ऐसे सेम सेगमेंट में दो एंगल बनाते हैं इक्वल एंगल, जैसे हमने ब्लू वाला बनाया ये एक एंगल डी और एक पिंक वाला बनाया एंगल ई, इस कॉर्ड की मदद से ये जो एंगल बनाए, तो ये दो कॉर्ड के दो पॉइंट और ये जो एंगलों के दो पॉइंट है, ये सब क्या होंगे, कौन साइक्लिक होंगे। ये थ्योरम कह रही है। कौन साइक्लिक मतलब ये वर्ड जो है ना, कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक मतलब, साइक्लिक मतलब सर्कल के ऊपर, कौन साइक्लिक मतलब सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर। तो देख लो ये डी भी सर्कल के ऊपर है, मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ, ये ई पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है, ये ए पॉइंट भी कॉर्ड वाला सर्कल के ऊपर है, ये बी पॉइंट भी। तो ये जब भी हम कहने का मतलब, ये जो हमने थ्योरम 10.9 पढ़ी थी ना, 10.9 में ये यही कह रहा है कि जो भी एंगल हम एक लाइन, जो एक सेगमेंट में जो दो इक्वल एंगल बना रहे हैं, वो सारे कॉन्साइक्लिक होते हैं, मतलब सारे के सारे वो सर्कल के ऊपर होते हैं। तो देख लो आपने ये दो एंगल जो मैंने बनाई, एंगल डी और एंगल ई, इस वाली कॉर्ड से एक एक सेगमेंट में बनाया, तो ये दोनों इक्वल तो है ही, साथ में जब हम इन दोनों लाइन के पॉइंट और ये दोनों एंगलों के पॉइंट देखें तो ये कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक मतलब ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर है ना बाउंड्री पे। ये है थ्योरम 10. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो थ्योरम 10.11। थ्योरम 10.11 क्या कह रही है, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो पहले तो ये बताओ क्वाड्रिलेटर क्या होता है। क्वाड्रिलेटर मतलब जिसमें से चार, ये चार आपके वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं ABCD। ये जो वर्टेक्स चार भुजाओं वाला, आसान भाषा में चार भुजाओं, क्वाड मतलब होता है, क्वाड वर्ड मतलब होता है, क्वाड जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है 4। तो 4 लाइन, इसके 4 आर्म्स हैं, ये पहली आर्म, दूसरी आर्म, तीसरी आर्म, चौथा आर्म, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या कह रहा है, थ्योरम पढ़ो पहले, क्वाड्रिलेटरल समझा दिया मैंने आपको। थ्योरम ये कह रही है कि द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD ना, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला और ये वाला, यानी AOD अपोजिट एंगल है, ये देखो ना ऐसे अपोजिट है, तो AOD अपोजिट होंगे, और दूसरा ये B और C अपोजिट होंगे। तो ये कह रहा है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक मतलब जो सर्कल के ऊपर है, अभी तो आपने पढ़ा कौन साइक्लिक मतलब सर्कल के ऊपर। जैसे मान लो ये सर्कल बना दिया मैंने, ये सर्कल बना दिया, बीच में सेंटर O, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब इसके चारों जो पॉइंट हैं वो सर्कल के ऊपर होंगे। ये मान लो चारों पॉइंट में सर्कल के ऊपर, नाम देता हूं मैं इनका AC। अब मैं क्वाड्रिलेटर बना देता हूं अपना, चारों पॉइंट इसके सर्कल के ऊपर है ना, इसलिए इसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये थ्योरम ये कह रही है, जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, बस यही थ्योरम कह रही है। तो अपोजिट एंगल मतलब ये और ये, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री है, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा। और कौन सा अपोजिट एंगल, ये वाला A और C, ये भी अपोजिट है, तो यानी एंगल A प्लस एंगल C भी 180 डिग्री। और आपको ये तो पता ही है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक मतलब इसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो ये थी थ्योरम 10.11। थ्योरम 10.12 कुछ नहीं है, इसी का कन्वर्स है। थ्योरम 10.12 कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वो इसी का, ये जो थ्योरम है 10.11 उसी का कन्वर्स है, तो वो देख लो। तो आप ध्यान से बस उसी का उल्टा बोल रहे हैं कि अभी हमने जो थ्योरम 10.11 में क्या पढ़ा, 10.11 में ये पढ़ा कि जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक मतलब जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं, उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यही बस थ्योरम 10.11 है। तो इसका कन्वर्स क्या उल्टा बोल रहा है बस यहाँ पर, कि अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम बोल देंगे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब अगर अब किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम कह देंगे कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उल्टा बोल दिया। इसमें क्या बोल रहा था, थ्योरम 10.11 में बोल रहा था कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 10.12 में ये बोल रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। समझ गए बात। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल 180 डिग्री है, जैसे मान लो अगर मैं
आपको ये ना बताऊं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बस ये बता दूं कि कोई क्वाड्रिलेटरल है। मैंने बता दिया कि क्वाड्रिलेटरल है, ये नहीं बताया कि साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब ये नहीं बताया कि सर्कल के ऊपर इसके पॉइंट है। और बस इतना बता दिया कि ये जो अपोजिट एंगल है यानी एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री है, और ये बता दिया एंगल बी और एंगल डी का सम भी 180 डिग्री है। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री है, तो मैं फटाक से बोल सकता हूँ कि यार ये जो है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे, ऐसे सर्कल बना हुआ होगा। उल्टी बात करते, ठीक है। तो ये थी आपकी थ्योरम 10.12। तो सारी थ्योरम्स हमने कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.5 खत्म करेंगे, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी खत्म होगा, तो वो लास्ट वीडियो होगी। ये सारी थ्योरम रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।